श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस्ट, आज आपसे एक ऐसी शख्सियत को मिलवाने जा रहा हूं जो अपने आप में एक वुमेन एम्पावरमेंट की साक्षात मूर्ति है। आप सुप्रीम कोर्ट एनजीटी की सिर्फ अधिवक्ता ही नहीं बल्कि अपने क्षेत्र में महारत रखने वाली एक ऐसी एडवोकेट हैं जो बड़े से बड़े केस को भी सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में इंडिपेंडेंटली जाके काम करती हैं। पंचजन्य बत्रा सिंह, आप सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं और फरीदाबाद में रहते हुए यहाँ की जानी मानी शख्सियत हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने आज हमारे लिए समय निकाला और हमसे बातचीत करना उचित समझा। साथियों, हम मैडम पंचजन्य बत्रा, जिनके हस्बैंड भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। आज इत्तेफाक से वो सुप्रीम कोर्ट में व्यस्त हैं, तो आज हमें संतोष करना पड़ेगा सिर्फ मैडम बत्रा से बातचीत करके। मैडम बत्रा, आप थोड़ा सा अपनी शैक्षणिक शिक्षा और कैरियर के बारे में हमारे श्रोताओं को परिचय दीजिए ताकि हम उनको पूरी बैकग्राउंड में ये समझा पाएं कि कोई अधिवक्ता, कोई एडवोकेट किस तरह से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और किस तरह से अपनी महारत को वहां भी एस्टेब्लिश करता है। जी, आप बताइए। जी, एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है, मेरा बीएससी किया जी, फिर एमबीए किया जी। कहाँ से? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। मैंने बीएससी किया मिरांडा हाउस, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। यस। Thereafter, I did a diploma course in management from Indian Institute of Planning and Management. Okay. And followed it by doing law, LLB. Okay. From Delhi University again, Campus Law Center. Right. उसके बाद जब प्रैक्टिस करना शुरू किया तो 2003 के करीब जी। उससे पहले से इंटर्नशिप वगैरह भी होती है अब। और प्रैक्टिस करने के बाद हाई कोर्ट्स, टेलीकॉम ट्राइब्यूनल जी, ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन दिल्ली एंड एनसीआर जी, आई वाज रेगुलरली कवरिंग। ओके। और मौका आता गया जब आपकी सब्जेक्ट पर कमांड हो, यस, और हार्ड वर्किंग आपका नेचर रहे, अगर यस, डिसिप्लिन्ड आप हो, यस, तो जल्दी सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स भी आने लगे। राइट। और फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करनी शुरू कर दी। जी। मैडम बत्रा, मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ, जहां तक मुझे मालूम है जी, आप पेरेंटल साइड से कोई परिवार में बहुत बड़ा एडवोकेट नहीं था? जी, मेरे खानदान में ही एडवोकेट्स नहीं है। तो मेरी इंफॉर्मेशन ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट करने के बाद आपको ऐसा नहीं लगा कि आपका कोई कानूनी तौर पर माई बाप नहीं है, इसके बावजूद भी आप सुप्रीम कोर्ट तक जाके प्रैक्टिस करने की बात सोचती रही? गंभीर साहब, उसका उत्तर ये है, आपने ठीक फरमाया कि मेरी मदर जो है वो डॉक्टर हैं, फादर मेरे इंजीनियर हैं। हाँ, शी इज ए वेरी रेनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट। यस, आई एम डॉक्टर ऑफ डॉक्टर मिसेस स्वराज बत्रा एंड मिस्टर सुभाष चंद्र बत्रा। यस। पर ये है कि मैंने ये फील्ड चुना, साथ में मेरे हस्बैंड भी हैं। yes. तो हम दोनों ने मिलकर प्रैक्टिस करी। जहां तक मेंटरशिप की आपने बात करी कि किसी का हाथ नहीं था सिर पर, yes. तो मैं कहूंगी कि जजेस का हाथ रहा, जो फेयर फैसला सुनाते रहे सुनकर, और जो मेरिटोरियस था, अगर उसे रिलीफ मिलता रहे, तो हार्ड वर्किंग एडवोकेट के लिए रास्ते बहुत निकल आते हैं। तो श्रोताओं, मैं ये बात आपको एक ऑथेंटिक पर्सन से सुनवाना चाहता था कि जिंदगी में अगर आप मेरिट पर दारोमदार रखते हैं
तो देर सवेर आपकी इस शक्ति को हर एक पहचानता है, चाहे आपका कोई मेंटर है या नहीं है, दैट इज immaterial. Your merit becomes a mentor and it helps you everywhere. Not only that, यदि मैं प्रिज्यूम करूं कि मेंटरशिप की हम चर्चा सुनते हैं, वी ऑल नो हाउ थिंग्स वर्क. Yes. मेंटरशिप कैन बी इम्पोर्टेंट. Yes. लेकिन मेंटर के साथ साथ भी फिर भी एडवोकेट में खुद का मेरिट होना चाहिए. Exactly, that is much more important. जी, अपनी फाइल से उसकी वाकफियत होनी चाहिए. Yes. अपने फील्ड ऑफ लॉ में उसकी कमांड होनी चाहिए. Yes. तो वो अगर मेहनत करने के लिए तैयार है तो रिजल्ट्स भी आएंगे. Definitely. Then of course ancillary skills like command on language. Yes. These are some things. Then your connects and networks in society, yes, through which you will get your clientele. Exactly. These things also matter. Yes. जी. तो मैं मैडम बत्रा आपसे ये बात जानना चाहूंगा कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ मिरांडा कॉलेज जी, प्लस डूइंग लॉ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, हाउ फार इट हैड बीन हेल्पफुल टू यू in your own career of practice, about your discipline in the language, your command on the language, and overall environmental role on your personality, how it has helped, and how much distinction do you feel as compared to other lady advocates? गंभीर साहब, जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये आपके खुद के हाई इंटेलेक्चुअल ऑर्डर को ही दर्शाता है. इतना बारीक क्वेश्चन वही पूछ सकता है जो वाकई खुद भी काफी क्वालिफाइड हो. थैंक यू जी. बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बीएससी से मेरा लॉ में और क्या लिंक रहा, वेदर इट अफेक्टेड माय परफॉर्मेंस एंड प्रैक्टिस इन एनी मैनर. आई विल से यस, इट डिड. Yes. Because when you are educated from the best college of the country, yes, then it leaves an impression on your personality, no doubt. Yes. और उसके बाद जब मैंने एनवायरमेंटल लॉ, जैसे आपने एनजीटी अभी दर्शकों को बताया, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जब हम एनवायरमेंटल मैटर्स करते हैं, वैसे आपकी शायद नॉलेज में नहीं होगा, मेरे पास मेडिकल लीगो केसेस भी काफी चलते रहते हैं. एक दो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में मैं इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी में भी हूँ, जहाँ ये क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं उसके अप्रूवल्स के लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है. उसमें एडवोकेट मेंबर्स भी होते हैं. तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू बी नॉमिनेटेड टू 1 or 2 such places where my path has been crossed with medical field also. Right. तो साइंस बैकग्राउंड जब आप लॉ के एनवायरमेंटल फील्ड में या मेडिकल लॉ में जब आप एंटर करना चाहते हो, तो आपका साइंस बैकग्राउंड होना डेफिनेटली हेल्प करता है. yes. और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बेस्ट कॉलेजेस में जाकर ऑलराउंडर की तरह भी पॉलिश होती है. राइट. तो ये हेल्प करता ही करता है करियर में. yes. देखिए मैम, आजकल क्योंकि हाई कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं जी, वो डायरेक्ट टेलीकास्ट होने लगी है. हाँ जी. तो हम जैसे लोग भी जो इस प्रोफेशन में भले ही ना सही, हम देखते हैं कि किस तरह से जजेस ऐसे एडवोकेट्स जो एक्सप्रेशन नहीं रखते या प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, किस तरह से वो लोग उनको आड़े हाथों लेते हैं और उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता है. तो इसलिए एटलीस्ट आपसे मिलते ही दूसरा आदमी सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन के कॉलेज को सुन के, इवन अदरवाइज आपके बोलने के लहजे से, आपकी प्रोनाउंसिएशन से, आपके इंग्लिश की कमांड से या लैंग्वेज की कमांड से उसको समझ आ जाता है कि भाई सामने वाला जो बंदा है, एडवोकेट है, वो किस हैसियत का है, किस स्टेचर पे खड़ा होकर वो बात कर रहा है. तो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी भाषा का, आपकी पर्सनैलिटी का डेफिनेटली रोल रहा होगा. और इसलिए अब वो टाइम आ गया है कि एक ज़माना था जब ये माना जाता था कि एडवोकेसी पढ़ना एक निम्न स्तर की बात है जी. अब रिवर्स हो गया है. अब ये माना जाता है कि जो हाईली इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल कैंडिडेट्स हैं वो लॉ ग्रेजुएट बन के आ रहे हैं और उनकी डिस्टिंक्शन भी कोर्ट्स में साफ साफ
नजर आती है जी। तो इस बात के लिए आपको साधुवाद कि आप अपने फील्ड में बड़े अच्छे, या अगर हरियाणवी लैंग्वेज में मैं कहूँ कि धाकड़ ढंग से आप अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं, तो इट इज ए मैटर ऑफ प्राउड फॉर एनीबॉडी इन दैट। थैंक यू सो मच गंभीर साहब, दैट्स ट्रू। पर उसके साथ जब आप पर्सनालिटी की या आर्टिकुलेशन की या पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की बात करते हैं, उसमें एक बहुत और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो समय के साथ ही आ सकता है। yes. और वो है अनुभव। जी जी। जब आप एक्सपीरियंस एक्वायर करते हैं ओवर डाइवर्स फील्ड्स ऑफ लॉ, व्हेन यू आर नॉट हेजिटेंट टू टेक अप न्यू चैलेंजेस, आपके पास किसी नए तरह का मैटर आया है और वो कुछ इस तरह का लॉ है जो आपने पहले नहीं किया हुआ, फिर भी आप अगर किताबें उठाने को तैयार हैं और अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाने को तैयार हैं, अध्ययन करने के लिए तैयार हैं सब्जेक्ट का, यू वांट टू स्पीक टू योर सीनियर्स, यू वांट टू टेक ओपिनियन, यू वांट टू open mindedly learn from even watching in the court, you know, when you watch proceedings, you learn from other seniors also arguing. When you're open minded, you begin to rise. तो अनुभव भी उसमें एक अहम डायमेंशन है। डेफिनेटली। लेकिन देखिए मैडम, मैं इस बात से आपसे सहमत हूँ कि अनुभव तो डेफिनेटली मैटर करता है, लेकिन अनुभव का वेंचर लेने के लिए भी वही लोग तैयार होते हैं जिनमें ये गट्स होते हैं, जिनमें ये बात निहित होती है कि वो आगे बढ़कर उस नए चैलेंज को स्वीकार करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंस। एक्चुअली ये शायद गंभीर साहब एटीट्यूड ही होता होगा, क्योंकि आपने ठीक फरमाया, जिस वक्त मैंने लॉ में वेंचर किया था तो आपने कहा जिनमें गट्स होते हैं, उस वक्त भी शायद माहौल ऐसा था, और मैंने पहले ही बताया मैं साइंस बैकग्राउंड फैमिली से थी, मेरे बहुत से फ्रेंड्स जो हैं वो डॉक्टर्स बन गए या इंजीनियरिंग फील्ड्स में चले गए जी। बट जब हम बात करते हैं एक नया फील्ड ट्राई करने के लिए, तो आपको पहले खुद में एक कॉन्फिडेंस भी रखना होता है कि जो मैंने फील्ड चूज किया है उसी में अच्छा करके दिखाएंगे पेरेंट्स, डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। तो जब आप नया फील्ड लेते हो, मेरे कुछ डॉक्टर्स फ्रेंड्स ने उस वक्त मुझे कहा भी था कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ साल बाद आपको ये सोच के रिग्रेट होगा कि हम डॉक्टर्स बन गए और आपने लॉ चूज किया। मैं आपको एक हास्य रस में बताऊं कि उनमें से भी कुछ दोस्त हैं जो अब सलाह के लिए हमारे पास आते हैं। तो इट इज ऑलवेज, यू नो, वन शुड नॉट अंडर एस्टिमेट एनी फील्ड जिसमें आपका कॉन्फिडेंस हो और जहां आपका दिल गवाही दे कि यस दिस इज समथिंग फॉर मी। आप देखिए लॉ की पावर, देखिए लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना सोसाइटी में, सोसाइटी के लिए नियम तय करना, गलत और सही में, धर्म और अधर्म में, अनाचार में, दुराचार में, सदाचार में अंतर बनाए रखना, ये सभी लॉ की डोमेन्स हैं। एंड आई हैव लाइक्ड इट फ्रॉम डे वन। माय फर्स्ट डे इन कोर्ट व्हेन आई अपीयर्ड, तो मैंने बाहर निकल के यही सोचा कि बहुत अच्छा लगा मुझे फर्स्ट डे ही पता चला that yes, this is the profession for me. Yes, where I can speak my mind within rules, freely and fairly. Yes. मैम, I am reminded of कोई 3-4 दिन पहले ही YouTube पे मैं कैलाश खेर का इंटरव्यू सुन रहा था। 2-1 घंटे का वो इंटरव्यू था, जिसमें वो ये बात बयान करते हैं कि मेरे जैसा आदमी जो एक बहुत छोटे से गांव से बॉम्बे पहुंच जाता है और मुझे ये जो टेक्निकल म्यूजिक बनाने की नॉलेज बिल्कुल नहीं है, लेकिन परमात्मा ने जो मुझ पर ब्लेसिंग्स रखी हैं, तो मैं जहां जहां भी गया वहां मेरे को हाथों हाथ लिया गया। कारण ये है कि जिस जेन्युइन ढंग से और खुले प्रयास से मैं म्यूजिक को अपना ओन करके गाता रहा, एक्सेप्टेंस के साथ, तो मुझे लगा, क्योंकि जो वो धुनें गाता है, आप अगर थोड़ा बहुत भी उनको सुने तो आपको लगेगा कि वो बहुत ही नॉर्मल, नेचुरल और जेन्युइन धुनें हैं
जिसको वो फॉलो नहीं करता किसी को, बल्कि अपने जहन से जो उठा हुआ स्वर है, हाँ, उसको वो धुन का रूप इज वेरी नेचुरल। यस यस। तो ये सब बातें किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी टेक्निकल एस्पेक्ट में देखें, वो सारी बातें मैटर करती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि जो बात आप भीतर से महसूस करते हैं, जो आपके तन मन में रच जाए, बिल्कुल, और उसको आप कहने पे आ जाएं इंस्टिंक्टिवली, जिसे आप आइडेंटिफाई करें। एग्जैक्टली। उसमें पेरेंट्स का सपोर्टिव रोल भी बड़ा जरूरी है गंभीर साहब, बिकॉज मेरे साथ तो आई वॉज फॉर्चुनेट, हस्बैंड वॉज देयर विद मी, तो एक और एक हम 11 रहे। तो ये था कि ओपिनियन भी घर में ही कई बार हम आपस में डिस्कस करके यंगर डेज में। पर पेरेंट्स का ये था कि दे शोड फुल फेथ। इफ आई वांटेड टू टेक अप अ न्यू फील्ड, तो मेरे फादर तो बिल्कुल ही क्लियर थे कि जो ये करना चाहती है वो करने दीजिए। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, तो मदर की एक्सपेक्टेशन थी कि मैं शायद मेडिसिन ले लूंगी, बट मुझे लॉ में अब आज के दिन उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है, बल्कि शी इज वेरी हैप्पी नाउ फॉर मी, शी इज वेरी हैप्पी। देखिए मैम, क्या होता है कि जब आप प्रोफेशन में सेटिस्फाइड होते हैं, जी, रादर ओवर सेटिस्फाइड होते हैं, तो आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस का जो ग्लो होता है, वो आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होता है। इट इज इमटीरियल कि फाइनेंशियली आप क्या गेन करते हैं नहीं करते, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन है, उसकी उस तृप्ति का भाव जो चेहरे पे रिफ्लेक्ट होता है। आपने बिल्कुल ठीक बात कही गंभीर साहब, कि करियर का जब हम सक्सेस जो है उसको अगर हम किसी तरह से मेजर करने का करें, या फिर उसके एलिमेंट्स हम देखें, क्या क्या व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेस, तो एक तो है मॉनिटरी सक्सेस, बिकॉज लाइवलीहुड के लिए आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो, आई थिंक दैट इज गुड इनफ। आप 2 पैसे सेव कर लें, अगली जनरेशन का कुछ सोच के चलें, तो वो और भी अच्छा, राइट। और एक और एलिमेंट, लाइक यू सेड, इज सेल्फ सेटिस्फेक्शन एंड ग्रोथ। तो मैंने अपने प्रोफेशन में कुछ दूर तक चलते चलते फिर किसी स्टेज पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, गवर्नमेंट साइड से होती थी। आई वांटेड टू कम ऑन दैट पॉइंट। जी, अच्छा है आपने शुरू कर दिया। जी, उसके बारे में बताइए। हाँ, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट की तरफ से स्टैंडिंग काउंसिल रही मैं कुछ साल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच में। इस दौरान मैंने देखा कि हमें नेचर को कंजर्व करने की, प्रिजर्व करने की भी बहुत आवश्यकता है। एंड लाइक आई सेड, मेरा साइंस बैकग्राउंड जो है, maybe it helped me, according to few scientists. I think my science background may have helped me to perform, perhaps at expected level. Right. और उसका रिजल्ट एक ये हुआ कि मैंने उसमें एक किताब भी लिखी, जिसका नाम है एनवायरमेंट लॉ एंड आर्किटेक्चर, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इन शॉर्ट, एनवायरमेंट लॉ एंड ABCD से कह सकते हैं। थॉमसन रॉयटर्स की 2021 की पब्लिकेशन है। तो ये वैसे तो मैंने कोरोना काल से पहले ही राइटिंग वर्क शुरू कर दिया था, बट जब कोविड स्ट्राइक हुआ, तो इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स आई ट्राइड टू वाइंड अप द वर्क एज क्विकली एज पॉसिबल। और वो बुक लिख के बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई, क्योंकि उस बुक में तब कोई काम था नहीं, और जब हम केसेस आर्ग्यू करते थे तो लिटरेचर के लिए मुझे कई जगह डिपेंड करना पड़ता था। कभी एनैक्टमेंट्स खोलो, बेयर एक्ट्स ढूंढो, कोई एक कंसोलिडेटेड कमेंट्री नहीं थी। कभी मिनिस्ट्री की वेबसाइट से नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, आई यूज्ड टू कॉन्टैक्ट द ऑफिसर्स ऑफ द मिनिस्ट्री आल्सो फॉर इन्फॉर्मेशन। तो तभी मेरे दिमाग में ये 15-16 से आइडिया आना शुरू हो गया कि आई थिंक वी नीड टू राइट डाउन समथिंग, जो चीज लैकिंग है क्यों ना उसे हम कर दें दूसरों के लिए कंपाइल, सो दैट I can also benefit, but at the same time others will also be able to benefit from that compilation. तो जो आपने ग्रोथ की और सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात की, तो वो जब 2021 में बुक मेरी लॉन्च हुई, उससे पहले 1-2 और किताबें मेरी लॉन्च हुई दूसरे फील्ड्स में, पर ये लॉ की बुक लिख के मुझे लगा कि दिस विल बी, आई थिंक, यूजफुल फॉर पीपल हु वांट टू प्रैक्टिस इन दिस फील्ड ऑफ एनवायरमेंट लॉ। एनवायरमेंट लॉ खुद में काफी बड़ा फील्ड है, ठीक है, और उसके भी एक स्पेशलाइज्ड एलिमेंट को ये बुक डील करती है। तो मैम मुझे ये बताए, व्हाइल डीलिंग विद दिस सब्जेक्ट एंड केसेस, जी, what had been your observation that as far as India is concerned, are we still at a
child stage, or we are somewhere grown at the age of a young person. I think above that, I can't dare to say that we have reached to that level. But what is your observation? आई थिंक यंग पर्सन वाली आपकी बात से मैं ज्यादा इत्तेफाक रखूंगी. Okay. और वो फिगरेटिवली नहीं हम यंग कहेंगे. Yeah. हमारी डेमोग्राफी जो है उसमें भी यूथ का बहुत बड़ा शेयर है. Okay. जो हमारी टोटल जनसंख्या है उसमें भी यूथ की मेजॉरिटी है इस वक्त. तो वो आई थिंक दैट ब्लेंड्स विद अवर टोटल साइक दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द वे वी बिहेव एंड रिएक्ट टू सर्कमस्टेंसेस. अगर आप एनवायरमेंट लॉ की बात करते हैं तो आई विल से वी आर लिटिल ऑन द मैच्योरर साइड कंपेयर टू मेनी अदर्स. हमने कई प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया है, उन पे एक्ट करना शुरू किया है. हमारे मेथड्स बड़े डेमोक्रेटिक और काफी हद तक कंसल्टेटिव हैं. आई एम नॉट सेइंग देयर इज नो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. बहुत स्कोप होता है इम्प्रूवमेंट के लिए और कई बार लिटिगेशन के थ्रू भी इम्प्रूवमेंट हो जाती है. बट इवन देन ऑल सेड एंड डन आई थिंक वी आर डूइंग ऑल राइट. वी नीड टू डू मोर दो. जी Ma'am, I'm saying this on the basis of our experience being administrative officers. We were assigned a few days in a year where we were supposed to plant trees and take care of the plants. For the rest of the period, nobody talked or nobody bothered. So that's why I'm saying perhaps that picture had been in my mind. But if things are improving, it is perfectly all right. जी ये गंभीर साहब कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हो रही थी, अभी भी हो रही है yes. बट नेसेंट स्टेजेस में व्हेन वी आर इन द हीट ऑफ द मोमेंट वी डू नॉट समटाइम्स एंटिसिपेट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑल द डेवलपमेंट अराउंड अस. उसको हम चाहे वो इंडस्ट्रियल बूम तो एक हुआ ही, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी हुआ, कंस्ट्रक्शन में भी कई गुना इंक्रीज आ गया. आपने व्हीकल्स की तादाद अपने देखते ही देखते सड़कों पे कहां से कहां चली गई. टोटल देयर इज अ ट्रेमेंडस ग्रोथ ऑलमोस्ट इन एवरी सेक्टर. बट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर नाउ बीइंग इंक्रीजिंगली अकाउंटेड फॉर. नाउ देयर आर केसेस व्हिच पर्टेन टू नॉइज यू विल नॉट बिलीव एट एयरपोर्ट्स और मे बी रिलेटेड टू मरीन पोल्यूशन, जहां ऑयल जो है लीक हो गया या उसकी वजह से कोई पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स हुई. फिर आपने पीछे ही उत्तराखंड में डिजास्टर्स देखे, केरल में देखे लैंडस्लाइड्स. तो हमें इसके एनवायरमेंटल रेपरकशंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के, या आप एयर पोल्यूशन का हर साल विंटर्स में प्रॉब्लम आ जाती है दिल्ली एनसीआर में जब एयर क्वालिटी डिटेरियोरेट होने लगती है. तो आपने व्हीकल्स को अब मैनेज करना शुरू किया. आप ई व्हीकल्स की ओर अब अग्रसर हैं. न्यूअर एंड बेटर टेक्नोलॉजी, लेस पोल्यूटिंग टेक्नोलॉजी या कार पूलिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स, वो समय के साथ आपको उन्हीं प्रॉब्लम्स का जो ग्रोथ का रिजल्ट है उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी आपको समय के साथ निकालना पड़ता है. प्रॉब्लम इज नॉट इन ग्रोथ, प्रॉब्लम इज व्हेन यू फेल टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स दैट अराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम. Madam Batra, I would like to know from you, what are the various areas in which you are doing practice? Why I am saying so? You being lady, you being a very brilliant advocate, I personally feel that so many females are facing so many problems on matrimonial field. What are your areas of specialization where you feel that you are very comfortable to handle and tackle the problems of your clients? So the fields that I am comfortable in, like I said, environmental law, medical legal aspects, those are also aspects. Educational institutions, lot of educational institutions we look after. Then of course a number of matrimonial matters, family law disputes related to properties or other disputes between family members. Particularly in the initial 10 years तो बहुत ही किया हमने काम हर तरह का. और जहाँ तक है being a lady advocate and then practicing, so I think this distinction never arose, at least in my mind, that I am a woman
So I might have a different approach to advocacy. But from patient point of view, they feel more comfortable supposing. Yes. What is my clients, perception? For clients? Yeah, from client's point of view. गंभीर साहब, luckily कोई ऐसा विशेष रुझान मैंने, you'll be surprised to find out, मैंने कभी नहीं देखा कि क्लाइंट्स में ऐसा कोई रुझान हो कि दे विल प्रेफर माय हस्बैंड अपीयरिंग इंस्टेड ऑफ मी और वाइस वर्सा. ओके. क्लाइंट्स आर वेल इन्फॉर्म्ड, उन्हें पता रहता है किस एडवोकेट की क्या फील्ड है. और पैट्रियार्की है, ऐसा नहीं है कि पैट्रियार्की नहीं है. पैट्रियार्की है, ये ऐसे एस्टेब्लिश होता है कि जब टाइटल्स मिलते हैं या कोर्ट्स में भी कोई जब कमिटीज बनती हैं टू कन्फर एनी काइंड ऑफ बेनिफिट्स और टाइटल्स और एक्नॉलेजमेंट्स, women have it slightly harder. I will not deny that. Right. You know, even if you are very competent, you may be easily overlooked in favor of comparatively average males. That can happen. I am not denying that. However, when you practice, तो मुझे नहीं लगता कि आपका सक्सेस सिर्फ इसलिए कम है because on the other side a male advocate was arguing. That never happens. No, I am saying other way around. I say, supposing if a female client has suffered a lot in her matrimonial relations, yes, they feel more comfortable to convey each and everything to a female advocate than a male advocate. Sometimes, sometimes people have preferences for women advocate. But मैं समझती हूँ कि 70 to 75% people do not have any preference. They are just looking for a good advocate. Okay. Once the advocate has their faith, then they are able to open up. And what is the position if they are looking for a good advocate and along with that she is a female, then definitely they would look to have a female advocate? Some people do have a preference for female advocates because they presume that the woman will be able to understand us little better. But I am just trying to say that from experience, like I said, कि तजुर्बा बहुत बड़ी चीज होती है. मेरे हस्बैंड जो है वो मीडिएटर हैं. और वीक में एक दिन वॉलंटरी सर्विस वो होती है. नाउ दे पे ऑल्सो लिटिल बिट, बट देन मीडिएटर्स आर जस्ट सॉर्टिंग आउट प्रॉब्लम्स फॉर पीपल आउट ऑफ कोर्ट. एंड मीडिएटर्स आर ट्रेन टू बी सेंसिटिव टू बोथ साइड्स. और लोगों के अंदर, और मीडिएटर लेडीज भी हैं और जेंट्स भी हैं. तो मैं ऐसा नहीं समझती कि हस्बैंड के पास कम मैटर्स मार्क होते हैं बिकॉज ही इज अ जेंट मैट्रिमोनियल. ऐसा नहीं है. लेडीज के पास भी उतने जाते हैं तो जेंट्स के पास भी जाते हैं. इसी तरह से जब हम फैमिली कोर्ट्स में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग लेडी एडवोकेट ही प्रेफर करेंगे. यू विल फाइंड पीपल प्रेफरिंग ईच जेंडर. जी. और बाकी तो वो एडवोकेट की खुद की मेहनत है. जेंट्स हैं, बट इफ दे आर नॉट हार्ड वर्किंग, प्रैक्टिस विल इवेंचुअली फिजल आउट. द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर विमेन. Even if you're hard working, your practice may have difficulty due to maybe lack of support from family. Sometimes you have nobody to look after children, so you are forced to compromise on career. So these are also few things because of which maybe women can lag behind at times. But these are things that increasingly we are trying to correct also. For example, courts are now having creches. For children, so that women advocates can leave their children behind at the court. और आप कोर्ट में अपना काम करके आइए, बच्चा आपको वहीं नजदीक में मिल जाएगा. तो इस तरह की कुछ फैसिलिटीज हैं जिससे हम विमेन का भी इंटेलेक्चुअल टैलेंट जो है वो ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हैं. और दूसरी मेरी पर्सनल बिलीफ है वो ये है कि जब आपके पास फैमिली का सपोर्ट रहता है तो लाइफ बिकम्स ईजियर. मेरा थ्रू आउट जॉइंट सेटअप रहा. I was living with both of us living with both set of parents. My parents as well as my parents-in-laws. And we have 2 children. Because of parental support from both ends, we did not have difficulty raising our children. And we were able to give longer hours to work and not bothering about the need to urgently go back home because we knew 4-5 बजे तक पीछे कोई family में देखेगा. And we can, of course, then there are other limitations, maybe, if I may be allowed to frankly say, that when women come back from home, for them it is their second shift starting. You're not going back home to rest now. You're just going to start with another set of chores. Whereas for gentlemen, I think things are a little different. They can afford to socialize more in the evenings. And that also maybe aids your networks and connects. You get more clientele, you get to learn more with your colleagues when you socialize.
And for women, they have to mind domestic duties also. Of course. Which I think are very essential. जब आप domestic duties ठीक से करते हो, and you are getting, this is my personal view again. You know, if you get married in time, by the time your career is taking off, your children are already maybe completing school or midway, and they no longer require that much of care as they required in the nascent stages. Now, coming to almost end of our discussion, Madam Batra, I just want to understand your psychology, keeping myself at a place of a advocate. Supposing when your client comes, how do you assess them in the very first meeting? Do you allow them to speak as much as they want, or you keep on putting and tracking them on the right legal path? What is there in your mind to understand the client in its utmost natural form? As you I rightly, think it's not too academic question. No. Please. I'm sure this will be, many people may be curious to find out how advocates gauge the situation. Exactly. Gauge the case, understand the case. Yes. तो पहला मेथड तो जैसा आपने rightly guess किया is we've got to listen to the client first. You cannot impose your views on the client. आप उसकी तकलीफ सुनेंगे और वो किस तरह का रिलीफ चाहता है. हो सकता है कोई फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है आपके पास कोई कॉर्पोरेट रिलेटेड डिस्प्यूट हो जिसमें बिजनेस इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो. ऐसा भी हो सकता है कोई पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, फॉर एग्जाम्पल कोई एनवायरमेंटल मैटर हो. तो जिस भी श्रेणी का मैटर हो, सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए कि उसकी तकलीफ क्या है. वो उसने आपको कैसे याद किया, एडवोकेट तक जब वो पहुंचा तो उसके पीछे की उसकी थॉट प्रोसेस क्या थी. वो खुद जाना चाहता था या किसी से प्रॉम्प्ट हुआ या उसकी मजबूरी थी. कई बार ये भी हो सकता है कि उसके पास कोई लीगल नोटिस आया हो जिसके रिस्पॉन्स में वो आपके पास, और इन सब चीजों के उत्तर आपको वही दे सकता है. तो पहला स्टेप तो यही है, बीइंग अ गुड एडवोकेट यू हैव टू डेवलप योर लिसनिंग स्किल्स. ऑफ कोर्स विद टाइम वी ऑल learn to segregate the unimportant parts and make it, like थोड़ा streamlined. उसकी जब आपने बात सुन ली, फिर आप उसे कैसे रिलीफ सजेस्ट करेंगे, वो इसेंशियली लीगल रिलीफ आप सजेस्ट करेंगे उसे. तो आप उसे बताएंगे लीगल और इलीगल में डिफरेंस. आप उसे समझाएंगे कि कोर्ट ऑफ लॉ का रुझान क्या रहने वाला है. आप प्रोबेबिलिटी भी प्रिडिक्ट करेंगे कि आपके केस में मेरिट है या नहीं है. मेरिट है तो कितना मेरिट है, एंड व्हाट कैन यू रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम द कोर्ट. दैट्स हाउ यू डिवाइस द रिलीफ फॉर द क्लाइंट. And sometimes there is litigation ongoing, then people expect you to predict the outcome of a matter. Like I said, with experience you are able to do to some degree that also. Yes. Right. तो श्रोताओ, ये थे मैडम बत्रा जो इस समय एक्सपीरियंस को भी बहुत अच्छे से ग्रहण कर चुके हैं और अपनी विद्वता का भी प्रदर्शन बहुत अच्छे से कर रहे हैं. तो मैम, मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे लिसनर्स जो आपको सुन चुके हैं और सुन रहे हैं, उन्होंने अगर आपको संपर्क करना है किसी केस पर, तो किस फोन नंबर पर और किस चैम्बर में, किस जगह वो आपको आके कांटेक्ट करें, ताकि जो कुछ उन्होंने आपके मुख से सुना है उसका यथार्थ रूप उनके सामने प्रकट हो. बताइए. फोन नंबर नोट कर सकते हैं 9717 22 67 जी. ओके. We can be reached by email also. Yes. vcsadvocates@gmail.com. जरा दोबारा बताइए ये. जी. ईमेल. हाँ. VCS advocates all small letters @gmail.com. और उसके अलावा ऑफिस हमारा यहीं सेक्टर 28 फरीदाबाद में है. हाउस नंबर We are at 1355
2nd floor, Sector 28, Faridabad. On any working day within working hours, we should be reachable by any of the 3 modes. तो श्रोताओं, इसके साथ ही हम मैडम बत्रा का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने खुल के हमारी सब बातों का आंसर करा। और भी आपको कोई बात जाननी हो, आप डायरेक्टली मैडम से इस नंबर पर बात कर सकते हैं। मैडम के साथ इनके हस्बैंड भी प्रैक्टिस करते हैं। ये दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और सभी तरह के इश्यूज को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम मैडम का आभार व्यक्त करते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।